अच्छा मुझे बताइए ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं या थ्योरेटिकली निकालते हैं? ध्यान रखना कि जब भी ऑर्डर को निकालते हैं हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप लोग जो है जैसे 2a प्लस बी इक्वल टू सी, आप यहाँ कहते थे एलिमेंट्री, आप तो सीधे सीधे, हम ऐसे नहीं कहते थे। ये पहले लैब में गया, वहां पे इसको एलिमेंट्री कहा, तब हमने इसका यूज किया। ध्यान रखना मेरे शब्दों का, मैंने क्या कहा कि ये सबसे पहले हमने क्या करा कि लैब में भेजा, वहां पे देखा कि a का पावर 2 है, b का पावर 1 है, तब हमने कहा एलिमेंट्री, और तब एलिमेंट्री कहा, तब हम जाके आज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको अगर जब बहुत सारे कंसंट्रेशन होंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर निकालो। अगर जो सिंपल दिया है, हाइपोथेटिकल दिया है और वहां एलिमेंट्री लिखा हुआ है, तो आप उसका स्टेचोमेट्री को ही क्या कर लोगे, ऑर्डर के रूप में यूज कर लोगे। ठीक है, order is calculated by experimentally, order is calculated by experimentally। सिर्फ एक ही मेथड है और कोई मेथड नहीं है कि जिससे हम लोग क्या कर सके, निकाल सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, हम जो है क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जबकि मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, theoretically। वेरी गुड, मॉलिक्यूलरिटी इज कैलकुलेटेड बाय थ्योरेटिकली। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकली कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर किसके किसके लिए अप्लाई, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए होता है या फिर किसी एक के लिए होता है? दोनों के लिए होता है। यानी कि जब भी ये होता है तो किसके लिए होता है, दोनों के लिए होता है। यानी कि जब भी ये होगा, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये जब भी एप्लीकेबल होगा तो या तो फिर किसके लिए होगा, एलिमेंट्री के लिए होगा, या फिर किसके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए होगा। जबकि मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट्री। वेरी गुड, इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप बता सकते हो मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी जो सर है, नहीं निकाल सकते। हाँ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम कभी भी क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारी चीजें जो है पता लग जाएंगे। ओके, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर में भी क्या क्या हो सकता है, आपको मैंने बताया हुआ है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल। वेरी गुड। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बताइए? सर नेगेटिव, इट इज सिर्फ पॉजिटिव या होल नंबर। सिर्फ पॉजिटिव हम कहते हैं, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है ना। ठीक है, यानी कि क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू इज पॉजिटिव। ये जो वैल्यू होगा हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, लास्ट वन कि ऑर्डर यहां पे ये हो गया। ओके, और कोई पॉइंट रह गया क्या, ऑर्डर एक पॉइंट रह गया, कौन सा रह गया, 4 पॉइंट थे। ओके ठीक है, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे ये जो है हमें क्या हो गया, यानी कि जो है डिफरेंस बिटवीन जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये निकाल लिया। अच्छा, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। its value is less than
एंड इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 और कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अर्हेनियस इक्वेशन आ जाता है। देखो अर्हेनियस के सामने क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अर्हेनियस ना एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे थे। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, वो बेसिकली चाह रहे थे कि रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर पे। मैंने कई बार बताया कि रेट कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ जो है, मैंने कहा था कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो इन्होंने भी कहा कि जो है इसका एक रिलेशन बनाते हैं कि कैसे रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर जो है डिपेंडेंट होता है। इस चीज को बताने के लिए क्या किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले अर्हेनियस से आए, इससे पहले कई सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जो सबसे मोस्ट सटीक जो तरीका था वो कौन सा था, अर्हेनियस का था। इसीलिए इस इक्वेशन को भी हमने क्या नाम दे दिया, अर्हेनियस इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने जब इसने ना दिया, इन्होंने कहा क्या, देखो ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाने का प्रयास करता हूं। अगर हम पहले पढ़ते थे के की वैल्यू को बढ़ाएंगे, रेट कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ऐसा मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि रेट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। के की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो यहां पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप चाहो तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। ध्यान से देखो ये कैसा प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? यस सर। ओके, अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले हम कह रहे थे कि के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि दोनों में तो कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस तो या तो फिर आप कहोगे कि सर या तो पहले वाला सही होगा या तो अर्हेनियस वाला सही होगा। एक्चुअली दोनों सही है। कैसे सही है ये चीजें आप देखो, दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे ना माइनस है, ये माइनस का मतलब होता है कि पावर को जस्ट रिवर्स कर दो। जैसे होता है ना कि ए टू द पावर -1 है नीचे में ऐसा, तो इसको हम क्या कर देते हैं -1, तो यानी कि क्या हो जाता है, ए हो जाता है। या ऐसा आप लिखते हो ना 1 - 1/2 यानी कि 1/a लिख देते हो, ऐसे तो लिखते हो। तो यानी कि यहाँ भी क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब है क्या है कि ये जस्ट क्या हो जाएगा, आर टी ऊपर आ जाएगा, ई ए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आ जाएगा तो यानी कि ई ए नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो देखिए अभी भी रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्होंने भी यही कहा कि एक रिलेशन निकाला, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अर्हेनियस इक्वेशन। यानी कि टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है रेट पे इन केमिकल रिएक्शन, इस चीज को एक्सप्लेन किया अर्हेनियस ने, और इस इक्वेशन को हमने क्या नाम दे दिया, अर्हेनियस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा अर्हेनियस इक्वेशन सही है। आप ध्यान रखना कि वो 3 तरीके से पूछेगा, जिसमें यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। और नहीं मिटाया था क्या, कहीं कर गया, सॉरी। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि आपके पास अर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। सीधे सीधे आप तो इसको रखना, वो क्या करेगा, कभी प्लस दे देगा, कभी ए टू द पावर ई ए बाय आर टी कर देता है। तो आपको याद रखना है इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ गया, अर्हेनियस। क्यों अर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर यानी कि जो डिराइव किया था किसने, अर्हेनियस ने। के यहाँ पे क्या है बताइए, रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। ए क्या है, अर्हेन,
अर्हेनियस कांस्टेंट। Arrhenius constant. इसके 3 नाम है। अर्हेनियस। तो सर इतना भारी भारी नाम क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंडिया के लोग जो है डिस्कवर नहीं करते हैं, तो इसीलिए। अगर जो करता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राम थ्योरी, श्याम थ्योरी, या गीता थ्योरी, या सीता थ्योरी, तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, खैर ऐसा हम लोग इसको राम इक्वेशन कहते तो कम से कम याद रखने में भी मजा आता। लेकिन हमारे जो है लोग जो है अभी उतना ज्यादा डिस्कवर्ड नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो साइंस काफी अच्छी थी पहले, लेकिन कई सारे कारणों से जो है हम लोग जो पीछे चलते चले गए। एक तो सबसे बड़ा जो कहा जाता था कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो सारी पुस्तकें जला देना, वो काफी ज्यादा जो हम लोगों के लिए, और उसके बाद जो है हम लोगों को दूसरी चीजों के बारे में जो है ज्यादा फंसा दिया गया। ठीक है, खैर कभी किसी दिन जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो तो पूछना, मैं बताऊं। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये इन 3 नाम से जानते हैं। ई यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। मैं बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल बनाने में कभी सॉल्व नहीं करना गलती से भी। अगर जो कर दिए तो 10 मिनट से कम नहीं लगेगा। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसके सिंपल फॉर्मूले दूं, आप उस फॉर्मूले का यूज कीजिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ओके, और ई ये क्या है, Activation energy. वेरी गुड, एक्टिवेशन एनर्जी। भी मैं समझाता हूँ क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, जस्ट इसके बाद ही समझाऊंगा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ये सारी चीजें जो हम बात करेंगे जस्ट 1-2 मिनट के बाद। और यहाँ पे आर क्या हो जाता है, Gas constant. गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस Gas कांस्टेंट कह दो constant. या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह दो। ठीक है, कांस्टेंट। या इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर की जो वैल्यू लेनी है ना, 8.314 जूल मोल पर केल्विन लेना है। ठीक है, ये वैल्यू लेना। एनर्जी वाला जहां भी दिखे ना तो 8.314 ले लेना है। और अगर जो आपको प्रेशर टर्म के टर्म में दिया रहे तो 0.8214 वाला लेना है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया। और यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है। यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर, और किस में लीजिएगा, केल्विन में। ठीक है, इन केस अगर जो आपको केल्विन में नहीं दिया रहे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, F-32/9 इक्वल टू C/5 इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 5। इन केस अगर जो आपको कन्वर्ट करना पड़े तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं ग्राफ की, कैसे जो है एनर्जी निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे आपके पास अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, K इक्वल टू AE minus CA upon RT. RT। अच्छा देखो यहाँ पे रेट है यानी कि ये K है, और यानी कि टाइम है, यानी कि कैसा हो रहा है कि निगेटिव टाइप का कुछ ऐसा हो जा रहा होगा, धीरे धीरे यानी कि घट रहा होगा। इससे पहले मैं एक और चीज समझा देता हूं कि अगर मेरे पास कुछ इस टाइप से ग्राफ है, ओके, यहाँ पे मैंने मान लिया कि रिएक्टेंट है, और यहाँ पे मैंने मान लिया प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये जो है प्रोडक्ट है। यहाँ पे एनर्जी मान लिया, और यहाँ पे हमने मान लिया कंसंट्रेशन के अनुसार से कि जैसे जैसे हमारा हो रहा होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट को हम ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। अब कहोगे सर ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके बाद वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। जैसे मैं कहूं आप लोगों के लिए ट्रांजिशन पॉइंट कौन सा होगा,
जब आप नीट क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि किसी अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रांजिशन पॉइंट होगा। जिसने पास कर लिया वो काफी अच्छा स्टेबल होगा, और जो नहीं पास करेगा तो उसके लिए काफी ज्यादा जो है चुनौती से भरा पड़ा रहेगा उसका लाइफ। मैं बता दे रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि आज 10 घंटे अगर जब मेहनत करोगे तो आने वाले 50 साल जो है आपको 2 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे, लेकिन आज अगर जब 2 घंटे मेहनत करोगे तो आने वाले साल में आपको 12-12 घंटे काम करने पड़ेंगे। तो अभी ही क्यों ना ऐसा मेहनत करो कि जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि एक जुनून होना चाहिए करने के लिए। आप लोगों, मैं बता रहा हूं कि आपको मैंने पढ़ाया, आपका काम है जाके घर पे क्वेश्चन बनाना। जब भी टाइम मिले, आप जैसे जब भी जहां भी क्लास में रहते हो तो प्रयास करो कि उस समय का यूटिलाइज करो। सिर्फ और सिर्फ कितने महीने, 8 से 9 महीने बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं बचे हुए हैं, या ज्यादा से ज्यादा कहो नहीं 11 महीने बचे, सॉरी, क्योंकि जस्ट अभी 1 महीना पहले ही पेपर हुआ है, तो इस हिसाब से अगर जब मैं जोड़ू तो 10-11 महीना या 10 महीने जो है करीब करीब बचे हुए। ये 10 महीने अगर आपने अच्छे से मेहनत किया, मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वैसे ही ट्रांजिशन पॉइंट, यानी कि रिएक्टेंट से क्या हो जाओगे। अभी जैसे कि मैं कहूँ तो आप लोग सपोज करो कि मैं किसी एक का नाम ले लेता हूँ। मैं मोहित कैलाश का नाम ले लेता हूँ। अनामिका, आपका नाम क्या है? मोहित कैलाश, आकांक्षा की अनामिका? मनीषा। ओके, मनीषा। मैं जैसे कहूँ कि अभी अगर जब आप ऐसे हो तो मनीषा कहूंगा, लेकिन जिस दिन आप नीट पास कर जाओगे तो मैं क्या कहूंगा? डॉक्टर मनीषा कहूंगा। ये डॉक्टर भले 2 अक्षर का वर्ड है, लेकिन आपकी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक बार जो है, मेरा दोस्त है रोहित, वो हम सब साथ ही में पढ़ते थे, मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ, तो वो जब डॉक्टर बना तो बोला कि यार जब गले में स्टेथोस्कोप लगाता हूँ और जब घूमता हूँ तो बड़ा एक अलग सी फीलिंग आती है। वो स्टेथोस्कोप, मैंने बोला यार वो तो कोई भी खरीद के, बोला कि जब आपको वहां से मिलेगा तो उसकी फीलिंग जो है ना आप बयां नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था कि जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, मेरे को स्टेथोस्कोप दिया, लग रहा था मैं खुद ही डॉक्टर बन गया, मैं 2-4 का इलाज कर सकता हूँ। खैर, तो वैसा ही एक फीलिंग आता है, तो आप लोग भी अपने अंदर वो जुनून जगाइए और एक मेहनत करना शुरू कीजिए। ठीक है, ओके। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजिशन पॉइंट कहते हैं। यानी कि ये रिएक्टेंट को आपको अगर इस ट्रांजिशन पॉइंट से पार करोगे तभी आप प्रोडक्ट में बनोगे। जैसे मैं कहूं कि आप डॉक्टर तभी बनोगे जब नीट का एग्जाम पास करोगे। तो नीट आम इंसान और इस डॉक्टर वाले में जो पास करके जाते ज्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही कम अंतर है। देखो कितने का एनर्जी का, ज्यादा का अंतर नहीं है। लगभग लगभग सभी का ब्रेन जो है सेम होता है। जो पास कर जाता है उनका भी ब्रेन सेम होता है, जो थोड़े टॉप होते हैं तो उनका हो सकता है कि थोड़ा सा अलग हो। लेकिन देखो ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर कहाँ का है? ट्रांजिशन का। और वो बैरियर क्या है? नीट का एग्जाम है। जो पास करेगा वो प्रोडक्ट होगा, जो नहीं पास करेगा वो वापस वही रह जाएगा। यानी कि 2 वर्ड जोड़ने के लिए आपको DR जोड़ने के लिए आपको इस ट्रांजिशन का जो है बैरियर को पास करना पड़ेगा। अब हमारे सामने क्या है कि इस रिएक्टेंट को हम एनर्जी देते हैं। ये एनर्जी लिया और यहां तक पहुंच गया। ये यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ओके, हम इस एनर्जी को क्या कह दिए? एक्टिवेशन एनर्जी कह दिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी जब तक पास नहीं करोगे तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं कि इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेश होल्ड एनर्जी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी। ओके, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कह दिए? यानी कि जो है थ्रेश होल्ड एनर्जी कह दिए। अब जैसे ही हमने थ्रेश होल्ड एनर्जी कहा, ये याद रखिएगा कि यहां से जहां से जो शुरू होता है और जहां तक जाता है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी कहते हैं। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है? तो प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की। ये रिएक्शन कैसा होगा? इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी हम देते हैं। अब मैंने आप लोगों को याद हो, यानी कि एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है।
आपको मैंने शायद एक तरीका बताया था एब्जॉर्ब एनर्जी याद रखने का। क्या बताया था? मैंने कहा था कि आपके घर में किचन में आपके घर में जो एग्जॉस्टर लगा होता है, ठीक है। अब देखो एग्जॉस्टर क्या करता है कि आपके किचन की गर्म हवा को बाहर निकालता है। उसी तरह से एक्सोथर्मिक होगा, एग्जॉस्टर वही तो बना है, यानी कि जो है वहां पे यहाँ पे एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकालना, थर्मिक मतलब हीट, जो हीट को निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कैसा बन रहा है? इंडोथर्मिक। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर, हो सकता है नीचे भी हो, यानी कि एनर्जी रिलीज भी कर रहा हो। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एनर्जी रिलीज भी करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो इसको आप क्या करते हो? एनर्जी देते हैं। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर से एनर्जी दे रहे हैं, और जब बाहर से एनर्जी देते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको ये बात याद रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जिस पे पास करने के बाद जो है कोई भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और इस ग्राफ को याद रख लेना, आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा। अब दिक्कत क्या आई ना अरहेनियस के सामने, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी कोलिजन जो है ना वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे, नहीं। सारे के सारे कोलिजन कभी भी, मैं ऐसा समझाऊं कि मैं जो है सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, इसमें से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 10 से 20 स्टूडेंट का। सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन मेरे पे डिपेंड नहीं करता, सिलेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हो। सिमिलर यहां भी कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि जब वो पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे इफेक्टिव रूप में जब वो क्या करेगा? कोलाइड करेगा, तो जो है वो क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई 2 स्टूडेंट, मैं समझाने के लिए पहले आपको समझाने के एक एग्जांपल दे, मैं इसलिए ऐसा समझाता हूं ताकि कि आप लोगों को जल्दी से क्लियर हो जाए, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब मैंने जैसे कहा कि मैंने कहा कि जो है ये बुक पढ़ो आपकी, जो है मैंने दोनों को कहा कि ए एंड बी को, ये ए एंड बी है, मैंने कहा कि जो है आप लोग ये दोनों बुक पढ़ो, यानी कि हेड ऑन कॉलिजन होता है, तो आप जो है नीट क्वालिफाई कर जाओगे। इन लोगों ने वैसा ही पढ़ा और ये क्या हो गए? नीट क्वालिफाई हो गए, और ये जो है प्रोडक्ट बना दिए, ए बी प्रोडक्ट। लेकिन दूसरा था मेरे पास ए और बी बी, ठीक है। अब एक का ओरिएंटेशन तो ऐसा था और एक का ओरिएंटेशन ऐसा था, ये चाह के भी ना बी इसके साथ कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये ए के साथ जुड़ा। यहाँ पे ये तो बना लिया प्रोडक्ट ए अंदर वाला, और ये वाला जो है प्रोडक्ट नहीं बना पाया। ए बी ये तो बन गया, लेकिन एक अभी भी इस डायरेक्शन में घूम रहा है ए, और बी जो है दूसरे डायरेक्शन में घूम रहा है। मैंने कहा ये तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जब वो हेड ऑन कोलिजन करेंगे। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में करा दो और वो जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बना देगा, नहीं। इफेक्टिव और एनर्जी जो है उसकी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए, तब जाके जो है क्या करेगा? वो जो है क्या बनाएगा? यानी कि जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं कि कंटेनर के अंदर 1000 पार्टिकल, 1000 क्या करोड़, जो है 1 करोड़ से भी ज्यादा पार्टिकल साइमल्टेनियसली जो है टकरा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ प्रोडक्ट कभी नहीं बन रहा। वो वही बन रहा है जिसमें क्या हो रहा हो? इफेक्टिव कोलिजन हो रहा हो। जिसका इफेक्टिव कोलिजन होगा वही क्या करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में एनर्जी भी इफेक्टिव होनी चाहिए। यही एनसीईआरटी की 4th लाइन में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप पहला पेज पढ़ोगे, वहां पे आपको लिखा होगा कि कोलिजन करता है, एक छोटा सा वर्ड है कोलिजन, आप उसको पढ़िएगा तो आपको वहां मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रकार से जो है बनता है। एक बच्ची ने मेरे से पूछा भी था कि सर ये क्या है, मैंने उनको कहा था कि जब मैं आपको बताऊंगा कोलिजन थ्योरी तो वहां बताऊंगा। कोलिजन थ्योरी बेसिकली कहता क्या है कि सभी के सभी प्रोडक्ट से हम सभी के सभी रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते, हम उन्हीं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सकते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन हो एंड उसकी एनर्जी क्या हो? लगभग सिमिलर हो। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एनर्जी वाले के सामने छोटे से एनर्जी को अगर आप लगा दोगे
तो वो जो है प्रोडक्ट बनाएगा, तो वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाएगा। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे दो बात आपको समझ में आ गया कोलिजन थ्योरी क्या है। ठीक है, अच्छा कोलिजन थ्योरी में ना हमें दो चीजें पढ़नी होती है, एक तो ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा हाँ ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब आप परफेक्ट डायरेक्शन में कोलिजन नहीं कराओगे ना, तो आपका जो है क्या होगा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग प्लीज। ओके, ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक परफेक्ट डायरेक्शन में जब कराते हैं तभी जो हो क्या बनता है, यानी कि प्रोडक्ट बनता है। दूसरा मैं एक एग्जांपल रूप में समझा देता हूँ, जैसे मान लो आगे हम एग्जांपल भी लिए हुए हैं, चिंता मत कीजिए। ए ए और ये जो है बी परफेक्ट डायरेक्शन में टकरा रहा है, ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मैं कहूं कि मेरे पास बहुत सारे रैंडम डायरेक्शन में है, ए और ये बी, और एक मैं जो है ऐसा बना देता हूं ए, हाँ बोलिए श्रुति, बी, तो इससे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा इससे। हाँ बोलिए श्रुति, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अगर जो कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो ओके ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गया, ओरिएंटेशन बैरियर हो गया। सेकेंड वन हमारे पास क्या है, एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब होता है कि जब तक आप उस लेवल की एनर्जी ना दोगे तब तक वो जो है प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम का ग्राफ है, धीरे धीरे ये क्या होगा, पहले शुरू में इसका जो है ज्यादा वैल्यू होगा और इस समय के साथ क्या होते चले जाएगा, घटते चले जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। अच्छा देखो, दिस इज it has been found from Arrhenius equation that increasing the temperature or decreasing the activation energy will result in an increasing the rate of reaction exponentially increases in the rate constant। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे जैसे आप इस ग्राफ के अनुसार से चलाओगे तो एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन नहीं निकलेगा, कैसा निकलेगा, एक्सपोनेंशियल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे ए और टी का जो है आप लोग बनाओगे तो एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ई टू द पावर जब भी आपके पास पावर वाला आता है तो कभी भी स्टेट नहीं आएगा, वो एक्सपोनेंशियल इस टाइप से आएगा या इस टाइप से आएगा, वो देखना पड़ेगा कि आपका पावर कैसा है, माइनस में है कि प्लस में। दूसरा, यहाँ पे एक बात इन्होंने कहा कि एलन के, अभी मैंने भले नहीं बताया एलन के बारे में, आपको जस्ट बताऊंगा। एक साइड मैंने क्या रखा, एलन के, और दूसरे साइड 1/t रखा, तो जो इसका स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि जो क्या आएगा, विथ स्लोप माइनस, और यहाँ पे जो स्लोप कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा निगेटिव है। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने एलन के बारे में नहीं बताया, 1/t के बारे में नहीं बताया, तो हम इसी चीज के बारे में आपको बताते हैं। आपके सामने अर्हेनियस इक्वेशन लिखा था, किन्हीं को याद है, के J is equal to AE minus EA upon RD। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्यों मैंने कहा था, शुरू में मेरे लिए ये सॉल्व करना काफी क्रिटिकल हो जाता है, आपको नहीं पता, कैलकुलेटर से भी बहुत समय लग जाता है। ई टू द पावर अगर जब माइनस फ्रैक्शन में आ जाए 2.33 तो ऐसी हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छों की। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस टाइप से हम लोग जो है सॉल्व ना करें, हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम जो है लॉग को क्या करते हैं, बोथ साइड ले लेते हैं।
अगर जब बोथ साइड ले लेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, log k इक्वल टू log a e a बाय आर टी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये अगर जब इनटू में दशमलव नहीं है, ऐसा नहीं सोचिएगा दशमलव, ये क्या है, इनटू है। इनटू में है तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं log के, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई में रहता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं log a, और यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, e माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, और ये कौन सा वाला ले रहे हो, log बेस e वाला ले रहे हो, log बेस 10 वाला नहीं ले रहे हैं, हम कौन सा ले रहे हैं, log बेस e वाला ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, log बेस e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। No, sir. नो सर। No, sir. हाँ बोलिए, वही की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या बोले, फिर से बोलना। सर। जो log e लिया हमने उसमें e की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी नहीं होती है, 2.30 ऐसे कुछ होती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है, वो आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, लेकिन हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते ना। मैं कहूँ आपके पास 2 टू दी पावर, हम ऐसे सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2.3 हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई तरीका नहीं है ना, ये कैलकुलेटर ही सॉल्व कर सकता है, या फिर आप बहुत हायर मैथ पढ़े हो तो सॉल्व कर पाओगे, ऐसे हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को, कि हमें जो फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, हम लॉग के फॉर्म में जो है यूज करेंगे, वो भी log बेस 10 के फॉर्म में। ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है। चलिए, अब हमारे सामने क्या हो गया कि इसको हमने ले लिया यहाँ पे, इस तरह से इसको जो है रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखो e टू द पावर, अगर हमने कहा था बेस सेम हो तो इसको पावर को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आगे ले जाते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log e के इक्वल टू log e a माइनस ई ए बाई आर टी इक्वल टू log बेस e बाई ई। ठीक है, और देखो log बेस अगर 10/10 होता है, e बाई ई होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस e के इक्वल टू log ई ए बाई आर टी। अब देखो हमारे पास थोड़ा सा आसान सा वैल्यू आ गया, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ई बेस ए इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबको 2.303 log बेस के 10 बेस के है इक्वल टू log 10 बेस ए। मैं सीधे सीधे यहाँ पे अच्छा डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, 2 स्टेप में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा ही, कोई बात नहीं। 2.303 log 10 बेस ए माइनस ई ए बाई आर टी। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके Yes. यस ठीक। अब हम इसी चीज को ना 2.3 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 10 बेस के इक्वल टू log 10 बेस ए माइनस क्या था हमारे पास इधर, ई ए बाई आर टी, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 आर। इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है, मैं लिख भी देता हूं, दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर न्यूमेरिकल। आप उस फॉर्मूले को यूज नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। आपको कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कह देता है कि अर्हेनियस इक्वेशन है, और कई बार वो लिख भी देगा फॉर्मूला। तो आपको उस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, आपको ये फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे पता है कि रेट कांस्टेंट है, ए अर्हेनियस जो है फ्रीक्वेंसी है, और ई ए क्या है, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर की वैल्यू 8.314 लेना है, टेम्परेचर जो भी केल्विन में दिया रहेगा आपको उसका यूज कर लेना है। ये सारी वैल्यू मैंने पीछे लिखी है, इसलिए के और ए और ई ए जो है मैं इसको जो है सेपरेट करके नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय भी कम हो गया है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है बताइए। No, sir. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और चीज बताता हूँ,
अब देखो हुआ क्या, अर्हेनियस साहब ने क्या किया, प्लीज आप लोग 4 मिनट ज्यादा रुकिएगा, 2-3 मिनट, मैं हिमांशु सर क्लास में मैसेज कर दूंगा कि 2 मिनट बच्चों के लिए मैंने छोड़ता है। ओके, अब हुआ क्या ना कि अर्हेनियस साहब ने कहा कि भाई हर बार जरूरी थोड़े ना है कि टेम्परेचर वेरी करो। उन्होंने क्या किया ना इस बार कि कंसंट्रेशन को ही जो है बिल्कुल कांस्टेंट मान लिया। अगर कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माना यानी कि K1, मैं यहां लिख देता हूं, जैसे इन्होंने देखो क्या करा, मैं इसमें समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एट 2 टेम्परेचर, अब जब टेम्परेचर हम चेंज करेंगे तो K की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि माना कि रेट कांस्टेंट जो है K1 है एट टेम्परेचर T1 पे। सिमिलरली हमने क्या माना K2 एट टेम्परेचर पे क्या मान लिया T2। अब आपने जो फॉर्मूला लगाया है, अभी आपने फॉर्मूला लगाया निकाला था log 10 बेस या E बेस पे लिखते हैं ताकि कि हमें जो है थोड़ा सा आसान रहे, या सीधे सीधे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमें 2.30 वाला पे ही लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो टेबल होता है log बेस 10 का ही हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चाहो तो ई के फॉर्म में लिख लो, चाहे जो है आप चाहो जिस फॉर्म में लिखना है लिख लो। सॉरी यहाँ पे के होगा, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? Yes, sir. ओके ठीक है। अब माइनस आपके पास क्या है EA बाय 2.303 RT। अच्छा देखो यहाँ पे टेम्परेचर हमने जो है T1 लिया, यहाँ पे कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली log 10 बेस K2 इक्वल टू log 10A माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT2। इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 एंड 2 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए log 10 बेस K1 इक्वल टू सॉरी माइनस log 10 बेस K2। तो देखो ये माइनस ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाता है, मैं सीधे सीधे कटा दे रहा हूं। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT1 प्लस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT2। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? No, sir. ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसी चीज को आपको मैंने बताया था कि अगर जो log A माइनस बी है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस K1 माइनस के सॉरी डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको इधर ले चलते हैं, ये प्लस वाला है। अच्छा किसी के मन में ये तो नहीं आया ना कि सर माइनस का प्लस कैसे हो गया? No, sir. No, sir. ओके अगर है तो बता दो। एक्चुअली क्या है ना, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT2 माइनस EA डिवाइडेड बाय 2.303 RT1। ओके, ये कब लगाना, जब दो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ रही हो, या दो अलग अलग टेम्परेचर दिया हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन आपको जो मेन फॉर्मूला यूज करना है वो log K इक्वल टू log A 10 बेस माइनस EA बाय RT का ही यूज करना इंटू 2.303। उसी का फॉर्मूले का जनरली हम लोग यूज करेंगे, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम कैसे टेकल करेंगे, तो वहां पे हमको ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। ओके अच्छा देखिए यहां से हम लोग एक काम करते हैं कि EA बाय R को हम कॉमन ले लेते हैं। EA बाय 2.303 R को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1/T2 माइनस 1/T1। अच्छा दिक्कत यहाँ पे क्या हो गई ना कि हम ना अब कई बच्चे ना भूल जाते कि सर यहाँ पे K1/K2 है, यहाँ पे T2 1/T1 है, तो हमको याद रखने में कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीका बताता हूँ, K1/K2 इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 R, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो T2 इंटू T1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 माइनस। अब देखो दोनों जगह सेम हो जाता है, तो ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो ये जो है आपको क्या होगा, जब अलग अलग टेम्परेचर दिया रहेगा तो आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन सा लगाना है, यानी कि ये वाला लगाना है। ठीक है, ओके। हमारे पास क्या हो गया, सॉरी K1/K2, कुछ गलती कर दी क्या, 1/T2, जस्ट 1 मिनट, कैसे हो गया, हमने 1 में से 2 को माइनस किया, log K1 माइनस log K2, ये कैंसिल हो गया, EA माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो T2 सॉरी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जो है कैसा लिखा है, इसी चीज को आप जो है अलग तरीके से भी लिख सकते हो, K2/K1 इक्वल टू EA बाय, बस जस्ट इन्होंने -2 पॉइंट जो है 2 में से माइनस किया, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ गया, T2 माइनस T1। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा और कुछ नहीं अंतर है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, जैसे आपको याद रखना है K1/K2 या T2/T1, जैसे भी याद रखना है आप याद रख सकते हो, तो आपकी इच्छा जैसे भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी वैल्यू को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत इसके क्वेश्चन है, आपको ये इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बताना है, और फिर जो हम लोग जो है मैकेनिज्म की बात करेंगे। कल आपका B04 के साथ तो नहीं होगा, तो सैटरडे को आपकी 6 बजे क्लास होगी।